आदाब, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। डीबी लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ बुशरा खानम फहाद। ईरान के जो हालात हैं उससे पूरी दुनिया भर में इसको लेकर चर्चा हो रही है। ईरान में लगातार प्रोटेस्ट हो रहे हैं, कई मस्जिदों को आग के हवाले किया गया है, शॉपिंग मॉल को भी आग के हवाले किया गया है। अभी ताजा हालात ईरान के क्या हैं और ईरान में जो हालात पैदा हुए हैं या फिर साजिशन किए गए हैं, ये भी एक बड़ा सवाल है। क्योंकि एक ऐसा मुल्क जिसने जो अभी अभी हमने देखा कि किस तरह से जंग के एक मुहाने से लौट कर आया और एक तरह से पूरी दुनिया में उसकी तारीफ हुई कि उसने सो कॉल्ड जो दुनिया की पावर्स हैं उन्हें एक तरह से मुंह की उनको खानी पड़ी। ऐसे में क्या वाकई में उसकी जनता जो है उस देश की, क्या वाकई में अपने जो हुक्मरान हैं उनसे इतनी परेशान थी कि वो सड़कों पर आकर इस तरह से उसने प्रोटेस्ट किया कि लगा कि पूरे देश में ना जाने किस तरह के हालात जो है वो पैदा हो गए हैं और तख्ता पलट किसी भी वक्त हो सकता है। तो क्या अभी भी तख्ता पलट वहां पर हो सकता है? क्या ये इजराइल और अमेरिका की साजिश है जो वहां पर हो रहा है? क्योंकि ट्रंप का भी एक ताजा बयान आया है जिसमें ट्रंप ने ये कहा है कि ईरान की तरफ से ये कहा गया है कि वो उनसे बातचीत करना चाहते हैं। लेकिन उसके साथ साथ ट्रंप तो ट्रंप ठहरे, ट्रंप ने यह भी कहा है कि लेकिन हो सकता है कि उससे पहले वो ईरान पर हमला कर दें। दूसरी एक और खबर जो हमारे साथ मेहमान है अमरीश, जिन्होंने अब से कुछ देर पहले ही ट्वीट किया है और उसमें मैं आपको बता दूं कि साफ तौर पर ये उन्होंने ट्वीट में कहा है और एक जो वहां के जर्नलिस्ट है उनके हवाले से कि इजरायली चैनल 12 के विश्लेषक जो है एहूद यारी ने इजरायलियों से माफी मांगी है और कहा है कि ईरान में सत्ता परिवर्तन अभियान विफल रहा है। यानी कि वो ये कह रहे हैं कि जो इजराइल की जो सरकार है उसने एक तरह से माफी मांगी है कि जो कुछ वहां पर हो रहा है उसको बड़ा चढ़ाकर दिखाया गया। ताजा हालात क्या हैं? क्या होगा ईरान में? क्या तख्ता पलट हो जाएगा? क्या अमेरिका हमला करेगा? क्या इजराइल की हार हुई है? क्या अमेरिका की एक बार फिर से हार हुई है? इसी सब पर आज हम चर्चा करेंगे। मेरे साथ खास मेहमान आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, इंटरनेशनल मामलों के जानकार अमरीश मिश्रा जी मेरे साथ जुड़ गए हैं जो अभी अभी ईरान से लौट कर आए हैं। ग्राउंड जीरो से उन्होंने पूरे हालात को देखा है। जब ये वहां पर प्रोटेस्ट शुरू हुए थे 28 दिसंबर को, उस वक्त अमरीश जी ईरान में ही मौजूद थे। अमरीश जी, बहुत बहुत स्वागत आपका कार्यक्रम में। थैंक यू। अमरीश जी, ताजा हालात क्या हैं वहां के? क्या प्रोटेस्ट हम कहें कि वहां शांत हो रहे हैं धीरे धीरे? क्योंकि जो वहां की सत्ता है उसके पक्ष में भी एक बड़ा प्रोटेस्ट कहें या फिर उनके फेवर में मार्च जो है वो भी किया गया है। और जो ट्रंप कह रहे हैं और जो आपका ट्वीट है जो आप वहां के जर्नलिस्ट के हवाले से जो कि प्रो नेतन्याहू हैं और लगातार प्रो नेतन्याहू लिखते रहे हैं, उन्होंने जो कहा है, तो क्या एक बार फिर से हम माने कि अमेरिका और इजराइल की जो चाल है ईरान में करने की, जो भी वो करना चाहते हैं या करना चाहते रहे हैं, उसकी हार हुई है? देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूं कि अभी जो मौजूदा हालात है वो काफी हद तक कंट्रोल में है। इसलिए क्योंकि जो कल रात को या बल्कि कल दिन में जो रजा पहलवी ने कॉल दी थी कि लोग फिर से इकट्ठा हों, और इस बार उसने कहा था कि पुलिस स्टेशन पे कब्जा कर लो, जो सैन्य एस्टैब्लिशमेंट है उनमें भी दावा अगर बोल सको तो बोलो, और सिटीज को अपने कब्जे में। अब ये बड़ा अजीब सा बयान। इसका मतलब ये है कि ईरान के अंदर, ईरान के बाहर मान लीजिए एक घेरेबंदी अलग चीज है, लेकिन ईरान के अंदर कुछ फौजी ताकतें मौजूद हैं। इसका मतलब भाई पुलिस स्टेशन को कैसे कब्जा कर ले जो प्रोटेस्टर, और उनको रजा पहलवी कह रहा। अच्छा, रजा पहलवी भी देखिए क्या है, इस समय वो सबसे बड़ा मुखौटा बना हुआ है रिजीम चेंज का, इजराइल और अमेरिका का। वो उनका उसी को वो पोर्ट्रे कर रहे हैं। ईरान के अंदर से जो प्रोटेस्टर्स के स्लोगन हैं वो भी कई आ रहे हैं कि रजा शाह की मोनार्की को वापस लाओ। अब ये रजा शाह वो आदमी है जो अभी 3 साल पहले कह रहा था कि अगर अमेरिका ने और इजराइल ने ईरान पे हमला किया, हम ईरान की हुकूमत के खिलाफ हैं, लेकिन एक देशभक्त होने के नाते हमें उन हमलों का विरोध करना पड़ेगा। आज वो खुल के अमेरिका और इजराइल के इंटरवेंशन की हिमायत कर रहा है, लेकिन उस हिमायत का असर जो दिखा था पहले वो अब नहीं दिख रहा है। अब मैं आपको देखिए, आपने बताया 28 को मैं वहीं था, तो देखिए 28, 29, 30, 31, 1, 2 ये जो 6-7 दिन है, इनमें जो आंदोलन था वो बेसिकली ग्रीवेंसेस को लेकर था, इकोनॉमिक इश्यूज। आप जानती हैं कि ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगे हैं, उसकी जो रियाल है
उसका इतना डिवैल्यूएशन हो गया। और जब मैं वहां था तो और हुआ 28 तारीख को, जब एक रियाल अब 1.4 सॉरी $1 1.4 मिलियन रियाल हो गया। मतलब मैंने तो वहां देखा, एक कप कॉफी खरीदने के लिए अगर आपको इतने नोटों की गड्डी देनी पड़ती है। खैर वहां पर करेंसी रिफॉर्म्स हुए, वहां पर उन्होंने जीरो जो दो जीरो हटाए, फिर तमाम जो उनकी पुरानी करेंसी थी उसको रिवाइव किया। ये सब रिफॉर्म चल रहे थे। दूसरी बात, जो वहां पर इसकी वजह से जो डिवैल्यूएशन हुआ करेंसी का, उससे महंगाई बढ़ने लगी, तो फिर फूड वाउचर इशू किए गए। उसके बाद बैंक ऑफ ईरान के जो चीफ है उनको हटाया गया, और फिर गवर्नमेंट रेट्स और जो बाजारी रेट्स हैं उनको एक करने की बात हुई। और वो प्रक्रिया चली रही थी, तब तक ये इन लोगों ने प्रोटेस्ट को हिंसक कर दिया। यानी जो प्रोटेस्टर्स थे, जो इश्यूज उठा रहे थे, सरकार से बातचीत चल रही थी, जो क्योंकि देखिए ईरान का जो पावर स्ट्रक्चर है वो एक तरह से उसमें दो लेयर्स है। एक है सुप्रीम काउंसिल, जिसमें जो विलायत फकीह के आधार पे जो कॉन्सेप्ट है कि जो शिया क्लेरिक्स हैं, उनका एक अपना काउंसिल है, जिसके सुप्रीम लीडर इमाम खामनेई, और वो जो है एक तरह से उनका फाइनल से। लेकिन उसके अलावा जो डे टू डे गवर्नेंस है वो उनके हाथ में नहीं। डे टू डे गवर्नेंस चुनी हुई सरकार के हाथ में है, जो एक प्रेसिडेंट है चुने हुए, जो इस समय पेजेश्कियान है। और पेजेश्कियान का बहुत मामलों में इख्तिलाफ भी है। उनको रिफॉर्मिस्ट पार्टी का रिप्रेजेंटेटिव कहा जाता है, और वो कुछ मामलों में वो मतलब जाने जाते हैं कि वो उन्होंने इस समय वो जो विलायत फकीह है या जो शिया जो सुप्रीम काउंसिल है उसके साथ हैं वो, लेकिन हर चीज में नहीं। तो इसलिए और उनका चुना जाना, जबकि जो इब्राहिम रईसी इसके पहले प्रेसिडेंट थे, उनको एक सीआईए मोसाद प्लॉट में उनका असैसिनेशन हो गया, वो भी पिछले साल। उसके बाद इलेक्शन हुए तो ये चुने गए। लोग बड़े सरप्राइज थे कि एक हार्डलाइन रिजीम में एक मॉडरेट कैसे चुन लिया गया। लेकिन ये वहां का तरीका है, वहां का तरीका है ये, इसमें कोई वो नहीं रखते। वहां पर इलेक्शन हर तरह की विचारधारा के लोग लड़ते हैं, हारे जीते वो उनके ऊपर है, उसमें कोई काउंसिल का इंटरफेरेंस नहीं है। बहरहाल मैं ये बता रहा था कि पेजेश्कियान जो है वो इसको डील कर रहे थे इश्यूज को, तब तक में ये जो प्रोटेस्ट शुरू हो गया, ये अचानक, ये आप सोचिए कि 4 या 5 जनवरी से इसने हिंसक रूप लेना शुरू किया। और सबसे पहले इसने हिंसक रूप लेना वेस्टर्न ईरान के बॉर्डर पे शुरू किया, जहां पर कुछ जो कुर्दी जो सेपरेटिस्ट ग्रुप्स हैं वो लंबे समय से ईरान के खिलाफ लड़ रहे हैं। और कुर्द आप जानते हैं टर्की के खिलाफ भी लड़ रहे हैं। सीरिया में तो उनका इलाका है रक्का पूरा, और इराक में एक तरह से उनका ऑटोनोमस रीजन है जो कर्दिश पेशमर्गा है। तो अब यहां पर भी जो ईरान बॉर्डर पे जो कर्ड्स हैं, और 10% कर्ड्स हैं वहां, मतलब ईरान की पूरी आबादी में, तो उनका काफी हद तक खत्म हो गया था। अचानक एक रिवाइवल हुआ, और करमान शाह में जो गोली चली, जिसमें एक 3 साल की बच्ची भी मारी गई, जैसे हिंद रजब बच्ची जो फिलिस्तीन में आईडीएफ के लोगों ने उसको बर्बरता से मार दिया, वो पूरा इंटरनेशनल इशू है इस समय। उसी तरह से 3 साल की मेलिना, ये करमान शाह में आतंकवादियों की गोली का शिकार हुई। उसके बाद ईरानियन जो फोर्सेज हैं उन्होंने लोहा लिया, और 20 वहां पर जो कर्डिश जो सेपरेटिस्ट थे उनको मार गिराया। लिबरेशन आर्मी है जो पाकिस्तान के खिलाफ लड़ी है, ये अलग है। इसका ईरान, ये जैशे अदल वो बलूच ग्रुप है जो ईरान के खिलाफ लड़ रहा है, और जिसको माना जाता है सीआईए मोसाद का प्लांट है। जैसे कर्दिश सेपरेटिस्ट भी सीआईए मोसाद ओपनली उसको फंड करते हैं, उसी तरह से जैशे अदल है। जैशे अदल ने कभी बलूचिस्तान की आजादी के लिए पाकिस्तान के खिलाफ लड़ाई नहीं की, तो वो बीएलए से अलग है। तो ये जो 2 जगहों से इन्होंने एक्टिवेट किया। उसके बाद जो तेहरान के आउटलाइंग एरियाज हैं, जैसे जिलान है, जैसे खुजिस्तान है, और जैसे और भी हमदान है, या जो अजेरी बेल्ट है। देखिए ईरान का कॉम्पोजिशन ये है कि करीब 61% वहां जो मेन स्ट्रीम, जिसको फारसी कहते हैं, पारस कहते हैं, वो एथनिसिटी है। बाकी 16% अजेरी है, वो भी शिया है, लेकिन वो अजेरी, अजरबैजान, लेकिन वो है ईरान के सिटीजन और शिया। और 10% कुर्द हैं, और बाकी फिर माइनॉरिटीज हैं, कुछ अरब्स हैं, कुछ ज्यूज हैं, कुछ क्रिश्चियंस भी हैं, ये सब है। अब वहां पर जो मेजर जो वायलेंस
हुआ है अंदर, मैं बाहर का नहीं कह रहा हूं, जो बाहर से जो इन ग्रुप्स ने अटैक किया, अंदर जो हुआ है वो ज्यादातर अजेरी इलाकों में हुआ। जो अजेरी तबरीज है, हमदम है, ये जो सारे इलाके हैं, ये थोड़ा सा नॉर्थ वेस्ट में, मतलब वेस्ट में पड़ते हैं, नॉर्थ वेस्ट नहीं, वेस्ट में पड़ते हैं। और ये अजेरी इलाके, यहां पर सबसे ज्यादा वायलेंस हुआ, जहां पर आईआरजी, मतलब जो बासित जो उनकी इंटरनल पुलिस फोर्स है, पैरामिलिट्री, उसके कई अफसर मारे गए। उसके उसके बाद कई पुलिस स्टेशंस पे हमला हुआ। कई जो प्रो रिजीम, जब लोग सड़क पे आए प्रो रिजीम, उनके ऊपर हमले हुए। तो ये जो है, इसका मतलब यह है कि जो प्रोटेस्टर्स का अंदर से एक बड़ा तबका एक ऐसा था जो तैयार हो रहा था। और इसकी आप पूछेंगे तो मैं थोड़ी सी हिस्ट्री भी उसकी बता दूंगा, अगर हमारे पास जी वक्त होगा तो मैं बताऊंगा कि वो हिंसक क्यों हुआ और उसने मस्जिदों पे हमला क्यों किया। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप हिंदुस्तान में चाहे इंदिरा गांधी के खिलाफ इमरजेंसी का मूवमेंट हो, और चाहे वो अन्ना हजारे का मूवमेंट हो, चाहे वो किसान आंदोलन, वो अपने मुद्दों पे, वो मंदिरों पे हमला करेगा क्या? कभी भी आप कोई तस्वुर नहीं कर सकते इस चीज पे कि वो मंदिरों पे क्यों हमला करेगा। वही कोई अगर इकोनॉमिक इश्यूज, सोशल इकोनॉमिक इश्यूज पे हमारा आंदोलन है, और इनका भी आंदोलन इकोनॉमिक ग्रीवेंसेस पे शुरू हुआ था, कब ये मस्जिदों पे हमले और बच्चों पे हमले और स्कूल्स पे हमले और जो भी जहां जो दिख रहा, मतलब एक अराजक टाइप का क्राउड है, ऑर्गेनाइज्ड है लेकिन उसकी एक्टिविटीज अराजक है, एनार्किस्ट है, ये पूरा दिख रहा था। तो ये देखिए, ये अब इसके खिलाफ ईरान की जनता रिएक्ट करना शुरू की। सरकार ने वहां पर, अब वो भी देखिए बहुत महत्वपूर्ण है, देखिए क्या है वहां की बहुत विस्फोटक स्थिति ईरान की, जो सिक्योरिटी सिचुएशन है। 12 दिन का युद्ध हुआ है। 12 दिन के युद्ध में इजराइल कह रहा है हमने ये कर दिया वो कर दिया, पर दुनिया जानती है कि ईरान ने अंतिम जवाब दिया और ईरान बीसरा, ये दुनिया जानती है। लेकिन इस समय क्या स्थिति, इस समय बुशरा जी वहां ये है कि अमेरिका ने अपने जो इराक और सीरिया में जो बेसिस, वहां पर उसने EAWPP, मतलब EAWSS, ये ईगल जो उनके F-15 जहाज हैं, उनमें एक जी नया सिस्टम लगाया हुआ है रडार का, जो उनको F-15 को गोस्ट बना देते हैं, यानी वो पूरा छिप जाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का ये नया तरीका है। उसका पूरा ये ईगल एक्टिव पैसिव वार्निंग सर्वाइविलिटी सिस्टम, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। ईगल एक्टिव पैसिव, यानी ये जो रडार हैं ये एक्टिव भी हैं पैसिव भी हैं। पैसिव इस सेंस में कि ये जो F-15 जो जहाज जिनमें ये सिस्टम फिट हुए हैं, ये उधर से जो ईरान के पास S-13 एयर डिफेंसेस हैं रशिया के द्वारा दिए गए, तो अगर एयर डिफेंसेस डिटेक्ट करेंगे कि उधर से प्लेन आ रहा है, तो ये प्लेन उस डिटेक्शन को काउंटर डिटेक्ट करके कंफ्यूजिंग सिग्नल वापस भेज दें, जिससे ईरानियन डिफेंस जो एयर डिफेंस है उसको दिखाई नहीं पड़ेगी। इसीलिए उसको गोस्ट कहते हैं कि वो गोस्ट बन जाएंगे। इस हाई लेवल की टेक्नोलॉजी, और मैं तो अभी नेवल उस पर आ ही नहीं रहा हूं, जो 3 जो आइलैंड हैं, ग्रेटर तुर्क, रसल तुर्क, जो 3 आइलैंड ईरान के हैं, और जहां पर उसने जी अमरीश जी, जो मैं अभी फिलहाल मैं जो आपसे जानना चाह रही हूँ कि लोगों को जानने में फिलहाल ये बहुत इंटरेस्ट है कि ईरान में जो अभी ताजा हालात हैं, क्या हम कहें कि अब स्टेबल हो गए हैं धीरे धीरे करके, क्या पटरी पर लौट रहे हैं? क्योंकि अभी भी इंटरनेट ज्यादातर जगहों पर वहां पर बंद है। वहां पर इंटरनेट सेवाएं जो है पूरी तरीके से बंद की गई है। बहुत कम जगहें हैं जहां पर छोटा मोटा जो है कभी किसी वक्त इंटरनेट वहां पर आ रहा है। दूसरा कि जो डोनाल्ड ट्रंप ने जो ये बयान दिया है वो कंफ्यूजिंग भी है, इंटरेस्टिंग भी है, और समझ में भी नहीं आ रहा है कि आखिर वो कहना क्या चाह रहे हैं। और तीसरा, जो नेतन्याहू के हवाले से, वहां की हुकूमत के हवाले से जो आपने ट्वीट किया है, वो सब मैं जानना चाहती हूँ, क्योंकि लोगों को ये जानने में बहुत इंटरेस्ट है। और जिस तरह के पूरे दुनिया के हालात बने हुए हैं कि क्या हम वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ जा रहे हैं क्या, क्योंकि जिस तरह से अमेरिका ने अपना डिफेंस का बजट बढ़ाया है, जिस तरह के बयान आ रहे हैं, जिस तरह से यूरोपियन कंट्री, ये जो सिस्टम है दुनिया में रशिया चाइना के पास भी नहीं है। उनके और मामलों में वो आगे हैं और उन्होंने ईरान को अपने एडवांस टेक्नोलॉजी दी है, लेकिन इस मामले सोचिए इतना सीरियस है कि उन्होंने वो सिस्टम लगा रखा है। तो एक तरफ एयर सुप्रीमेसी को लेके, तो अच्छा, ईरान ने भी उसके बदले में एक पूरा अपना चक्रव्यूह बनाया है, मिसाइल्स का, मिसाइल टाउन्स का, कि अगर एक गिरा तो दूसरा एक्टिव हो जाएगा, तो तीसरा गिरा।
सोचिए इस लेवल की तैयारी है, और उस तैयारी के बीच, उस तैयारी के बीच ये प्रोटेस्ट हो रहे हैं। और ये प्रोटेस्ट जो है, मैं इसलिए कह रहा हूं कि इतना बड़ा स्टेक लगा है अमेरिका इजराइल का कि ये प्रोटेस्ट खत्म नहीं होने चाहिए। अगर ये फेल हो गए तो उनको फिर अटैक करने का बहाना नहीं मिलेगा। देखिए सिंपल सी एक साजिश थी, और जो इजराइल, जो मैंने ट्वीट किया, जो बुद्धिजीवी ने एक्सेप्ट भी किया, साजिश ये थी कि प्रोटेस्ट करो, मतलब प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज, उनको हिंसक बनाओ, उनको यहाँ की मस्जिदों पे हमला कराओ। ये ताकि आईआरजीसी उतरे, आर्मी सीधे उतरे, केवल बासेज पैरामिलिट्री और पुलिस का काम नहीं चले, आर्मी उतरे, आर्मी जनता पे गोली चला, और फिर तियाननमेन स्क्वायर हो 1989 में जैसे चाइना में हुआ था, तियाननमेन स्क्वायर हो, हजारों वहां पर प्रोटेस्टर्स, आम आदमी मारे जाए, क्योंकि जब आर्मी आती है, गोली चलती है, आप जानती है क्या होता है। तो वहां पर तो वो ये चाहते थे, लेकिन ईरान की हुकूमत ने देखिए इतनी टेंस सिचुएशन होते हुए भी आईआरजीसी नहीं उतारी, उन्होंने आईआरजीसी नहीं उतारी, उन्होंने बासेज और इनसे तुम ही इससे निपटो, और इंटरनेट बंद किया, उसके बाद कई खुफिया तरीके, पॉलिटिकल तरीके से लड़ाई, जो रिजीम के सपोर्टर्स हैं, जो ज्यादा संख्या में है, उनको बाहर निकाला, यानी मास मोबिलाइजेशन किया कि भाई अगर उधर से प्रोटेस्टर्स आ रहे हैं तो इधर से भी जनता खड़ी हो रही है, ये नहीं कि केवल पुलिस और पैरामिलिट्री खड़ी हो रही। तो ईरान ने फिलहाल संकट टाल दिया है, ये आपके दर्शकों को भी मैं बताना चाहूंगा कि ईरान ने फिलहाल इस चीज को कंटेन कर लिया, और इसीलिए वो जो ट्वीट आया इजरायली जो बुद्धिजीवी हैं, उनका ये शायद नाम उनका एहुद यार जो, हाँ जी, एहुद यार जो है, उन्होंने जो बयान दिया, उन्होंने कहा कि ये हमारी कोशिश असफल रही। अच्छा, एक चीज और उसके पीछे इसमें, क्योंकि जो ईरान का एक हैकिंग ग्रुप है हंडाला, अब हंडाला ने मेहरजाद करीमी नाम के एक मोसाद एजेंट को ढूंढ लिया, जो पर्शियन है, लेकिन ईरान में बैठ के, इजराइल में बैठ के, तेल अवीव में बैठ के ईरान के प्रोटेस्ट को ऑर्गेनाइज करा रहा है। उसका पूरा डिटेल उन लोगों ने नेट पे बाहर भी किया, मैंने डाला भी है अपने उस पर। तो कहने का मेरा मतलब यह है कि देखिए अभी इजराइल वाला जो सेक्शन है, जो मोसाद है, उसने हथियार डाल दिए हैं, लेकिन अमेरिका एक कोशिश कर रहा है कि अगर कुछ दिन और प्रोटेस्ट खिंच जाएं, क्या यह संभव है कि हम कोई स्ट्राइक कर सके, क्योंकि देखिए जब तक आईआरजीसी जनता पे गोली नहीं चलाई तब तक अमेरिका इंटरवीन नहीं कर पाए। लेकिन ट्रंप के एडवाइजर्स हैं, जैसे लिंडसे ग्राहम वगैरह, जो रैबिड जायनिस्ट हैं और बाइडेन के रास्ते पे चल रहे हैं, क्या मतलब बाइडेन को कुछ मानसिक समस्याएं हो गई थी, उस रास्ते पे चल रहे हैं, और उस रास्ते पे नहीं भी चल रहे हो, ये अमेरिकन पॉलिसी में कंफ्यूजन दिखा रहा है। क्योंकि अब जो मार्को रूबियो हैं, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, और पीट हेग्सेट हैं, जो डिफेंस सेक्रेटरी, उनका यह मानना है कि अब सही समय नहीं है, वो समय चला गया। आज से 8 तारीख को वो समय था, 8 जनवरी को, जब प्रोटेस्ट अपने पीक पे थे, बड़े बड़े हमले वहां के जो सो कॉल्ड जो प्रोटेस्टर्स हैं वो कर रहे थे, वो एक समय था, अब वो समय नहीं रहा। ये इनके मेन लोगों का कहना है। लेकिन ट्रंप को जो ज़ायनिस्ट लॉबी अमेरिका किया, जो कि आप जानती कितनी पावरफुल है, वो पूरा प्रेशराइज कर रही है कि नहीं, अभी भी नेतन्याहू ने अपने को पीछे कर लिया है। इससे नेतन्याहू ने पूरा आगे चढ़ा के ट्रंप को करो करो करो, फिर इसने पीछे कर लिया, क्योंकि ट्रंप डिपेंड कर रहा था मोसाद पे। अंदर की जो राजनीति है, ट्रंप डिपेंड कर रहा था कि मोसाद ही इतना बड़ा वहां पर टर्बुलेंस क्रिएट कर सकता है। सीआईए का जो पूरा मामला है, वो काफी हद तक पिछले 5-6 सालों में बुरिया बिस्तर सीआईए का उठ चुका है। मोसाद का लेकिन है, मोसाद ने 12 दिन के युद्ध में अपनी ताकत दिखाई शुरू में, इन्फिल्ट्रेशन की, अभी भी मोसाद का है। तो जब मोसाद ने हाथ खड़े कर दिए तो अब स्थिति खत्म हो गई ना, अब तो कोई ऐसा बचा नहीं। अब एक रेटरिक है, उस रेटरिक को आप इस्तेमाल करते रहिए, बोलते रहिए, आप धमकी देते रहिए, और उसके बदले में ईरान का जो सुप्रीम काउंसिल है क्लर्जी का, शिया इमामों का, उसने बयान भी दे दिया है। उसने कहा है अगर भाई वेनेजुला की तरह अगर खामनेई साहब पे हमला हुआ या किसी भी तरह की कोशिश हुई तो फिर वो जिहाद डिक्लेयर होगा, जिसमें हर मुसलमान के लिए वो लाजिम हो जाएगा, और उसमें अमेरिकन एम्बेसी दुनिया में कहीं भी हो, अमेरिकन और इजरायली एम्बेसी वो सेफ नहीं, या कोई भी सिटीजन हो वो सेफ नहीं। ये भी उन्होंने वार्निंग दे दी। जी
जी। और अमरीश जी, फिलहाल ये जरूर एक जहन में सवाल है कि 12 दिन की जंग ईरान ने देखी, और वो भी उन ताकतों के खिलाफ जो देखिए वेनेजुला में उन्होंने क्या किया, और दूसरे तमाम जो ममालिक हैं उन पर, उनके साथ उन्होंने क्या किया है उस प्रोपेगेंडे के तहत कि वहां पर उन्हें कुछ हथियार मिले या अलग अलग जगहों पर देखा। मैं उस पूरी हिस्ट्री में नहीं जाना चाहती हूँ। मेरा सवाल यह है कि क्या ये एक बार फिर से ईरान की एक तरह से, क्या आप किसी तरीके से नाकामी इस लिहाज से देख रहे हैं कि लगातार जो एजेंट्स प्लान किए जा रहे हैं, चाहे उस वक्त जो गिरफ्तारियां हुई जब हमने जंग देखी 12 दिन की, या अब जिस तरह से प्रोटेस्ट जो है उन्होंने एक विकराल रूप ले लिया, और अभी भी प्रोटेस्ट जारी है, उन्हें शांत कुछ हद तक किया गया है, लेकिन हम ये कहते हैं कि पूरी तरीके से शांत हुए हैं, ये भी जल्दबाजी होगी। लेकिन मेरा सवाल ये कि क्या इसको भी भांपने में नाकामी नहीं रही है? क्या ऐसा क्या है जो सीआईए या मोसाद जैसी एजेंसीज अपने एजेंट्स वहां पर प्लान करती हैं, लेकिन ईरान उसको भांपने में पहले से नाकाम रहता है, और जब सिचुएशन थोड़ी आउट ऑफ कंट्रोल होने लगती है तब एक तरह से चीजों को देखा जाता है? तो इसको आप कैसे देखते हैं? क्या वाकई में लोग इतने नाराज हैं और ये ऑर्गेनिक भी आपको क्या लगता है कुछ हद तक, या आपको लगता है दिस इज कंप्लीटली प्लांटेड और ईरानी हुकूमत जो है कुछ हद तक नाकाम इसमें रही है इसको एक तरह से भापने में? देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मैं वहां पर 1 तारीख को, 1 जनवरी को, कासिम सुलेमानी साहब की, वो जो कासिम सुलेमानी जिनका असैसिनेशन ट्रंप ने किया था, और कासिम सुलेमानी आप जानती बहुत बड़े फिगर हैं, आईसिस को उन्होंने खत्म किया, फिर उनका असैसिनेट, खुद फोर्स के लीडर। और कासिम सुलेमानी, इनको 3 जनवरी 2020 को इनका असैसिनेशन हुआ था, तो 6th एनिवर्सरी थी। मैं उसको, और उसमें 1 तारीख को प्रोग्राम था, तो 1 जनवरी 2026 मैं उसमें गया था। उसमें उसमें पेजेश्कियान खुद आए थे, और पेजेश्कियान ने भाषण उसमें दिया था। अब देखिए, अब यहीं पर समस्या है। समस्या क्या है कि वहां पर ईरान के ऊपर यह प्रेशर रहता है कि यहां पर जो जो इमामियत है, या जो इमाम रूल कर रहे हैं, वो ज्यादा डेमोक्रेटाइज कर। तो उसमें फिर यह हुआ कि उन्होंने डेमोक्रेटाइजेशन किया। उनको अब इलेक्शन होते हैं बाकायदा, लोकल लेवल पे भी, इसके लेवल पे भी, और सालों से हो रहे हैं। लेकिन एक और प्रेशर इधर बना, जो ईरान के अंदर लिबरल्स, जो प्रो वेस्ट एक सेक्शन है। अब देखिए, प्रो वेस्ट एक सेक्शन रहेगा, भारत के अंदर भी एक सेक्शन प्रो वेस्ट, एक सेक्शन प्रो ये प्रो वो रहता है। अब वहां लेकिन क्या है कि प्रो वेस्ट जो सेक्शन है वो सीधे सबवर्सिव एक्टिविटीज में उतर जाता है, और पेजेश्कियान की जो टीम है उसमें भी वो लोग हैं। तो अब उनको तो आप उस तरीके से नहीं कर सकते। लेकिन वहां एक डिबेट थी, जब मैं था तो वहां डिबेट थी, क्योंकि हम फॉरेन मिनिस्ट्री के इन्विटेशन पे गए थे, तो वहां हमारे साथ जो हुकूमत के खास लोग थे, उनके अंदर डिबेट थी, और पेजिश्कियान के भाषण को वो भी क्रिटिसाइज कर रहे थे। वो ये कह रहे थे कि बहुत ज्यादा लीनियंसी हम लोग शो कर रहे हैं। अब सोचिए, 1 जनवरी को हमको ये सुनने को मिलता है कि हम बहुत ज्यादा लीनियंसी शो कर, किसके प्रति? लिबरल फोर्सेस के प्रति, प्रो वेस्टर्न फोर्सेस के प्रति। यहां हम बहुत ज्यादा लीनियंसी शो कर रहे हैं। उसी से मेरा दिमाग ठनका था, और वही बात हो रही थी कि हो सकता है कि ये जो लीनियंसी है, इसने अलाउ किया है बड़े सेक्शन का, जो प्रो वेस्टर्न, जो इस तरह के लोग हैं, या जो शिया धर्म के खिलाफ भी बोलते हैं, उनको भी आप विल बी सरप्राइज। एक तो 2 चीजों पे देखिए, महिलाओं के सवाल पे वहां मैंने जो देखा वो बिल्कुल झूठ है। विमेन आर इन कंट्रोल ऑफ द सोसाइटी, मतलब उल्टा है। अब वो हिजाब पहने ना या ना पहने, और वो एक अलग इशू। अच्छा, हिजाब भी का जो इशू है वहां, मुझे अब समझ में आया कि हिजाब पे पहले क्यों जोर दिया गया। इसलिए क्योंकि शाह ने हिजाब ना पहनना कानून बना दिया था। हिजाब ना पहनना कानून बना दिया। तो 1979 में जो रेवोल्यूशन हुआ, उसमें ये हुआ कि नहीं, हिजाब, भाई उनका रिएक्शन था ना, तो ये था कि हिजाब पहनो। अभी क्या स्थिति है कि वो सब खत्म हो गया है, और अब इस समय जो जो चाहता है वो पहनता है, सारे वीडियोज है, सब कुछ है। तो एक तो ये इशू। दूसरी जो बात है कि ईरान पे बहुत प्रेशर ये था कि अपने इंटरनल जो डिसिडेंट्स हैं, ये हैं, इनको टॉलरेट करो, तो उसने टॉलरेट किया। खासतौर पे जो आउटलाइन प्रोविंसेस हैं तेहरान के बाहर, उनमें जो है, और तेहरान के अंदर भी एक बड़ा वहां पर एरियाज है, जैसे नॉर्थ तेहरान में जो प्रो शाह हैं, जो ये हैं, जो एक उसमें ये भी हिस्सा है जो एथिस्ट है, उनको भी अलाउ किया गया है। पहले ये इस तरह से नहीं होता था, लेकिन उनको अलाउ किया गया।
कि हमको दिखाना है कि हमारी रिजीम टॉलरेंट, और ये पेजेशियान की सरकार ने किया। अब देखिए यही यहाँ पर क्या है कि सरकार और जो इमामों की जो पूरी एक लाइन है उसमें कभी कभी इस तरह का एक पैदा हो जाता है जिसको अमेरिका इजराइल एक्सप्लॉइट करते हैं। तो इसमें देखिए नाकामी इस मामले में हो सकता हो कि और ज्यादा इसको बेहतर करने की, अपने सिस्टम को और बेहतर करने की, उसके अंदर से जो प्रो वेस्ट हैं और प्रो इजरायली जो फोर्सेज है उनको निकालना, और जो प्रो वेस्ट है उनको ये एजुकेट करना कि ईरान का नेशनलिज्म का सवाल है। तुम अगर प्रो वेस्ट हो, तुम अगर लिबरल हो भी और एंटी रिलीजन हो या एंटी शिया हो या जो भी हो, तब भी तुम्हें एक राष्ट्रवाद के हिसाब से सोचना चाहिए। ये वहां थोड़ा सा गैप है। अच्छा, एक चीज और मैं बताऊं आपको कि आईसिस की भी कुछ फोर्सेज वहां घुसी इस दौरान, और ये हमको दिखाई पड़ा कि जो आईसिस की फोर्सेज और खासतौर पे सीरिया में जोलानी का जो बयान आया और उसने जिस तरीके से इसको एक शिया सुन्नी करने की कोशिश की, हालांकि वो हो नहीं सकता, संभव नहीं है ईरान में, लेकिन उसमें कुछ एलिमेंट्स जरूर थे जो बाहर से आए थे, आईसिस के मतलब इसके आईसिस से जुड़े लोग थे, और उसमें ज्यादातर कुर्द थे जिन्होंने इन्फिल्ट्रेट करके एक तो जो सशस्त्र झड़पें हुई, आर्म्ड जो स्ट्रगल हुआ, ये जो कर्डिश सेपरेटिस्ट से कुछ कुर्द उसमें से अंदर घुसे हुए थे, तेहरान तक पाए गए, जिन्होंने जो हथियार प्रोवाइड कर रहे। तो ये देखिए एक सिचुएशन है, कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है। ईरान की सरकार जी बिल्कुल। लास्ट मेरा सवाल आपसे अमरीश जी, जाहिर सी बात है ये कॉम्प्लिकेटेड है और ये साफ तौर पर दिख रहा है और आपने इसको बहुत अच्छे से समझाया भी। मेरा अगला सवाल और लास्ट सवाल आपसे ये है कि आखिर अब आगे ईरान में आप क्या होता देख रहे हैं? जिस तरह की सिचुएशन पूरी दुनिया में बन रही है और अमेरिका और इजराइल की ये जोड़ी जो कुछ करती हुई नजर आ रही है, उससे क्या आपको लग रहा है कि इतने बड़े पैमाने पर इन्होंने जिस तरह के प्रोटेस्ट वहां पर साजिशन जिस तरह से करवाए और अभी भी वहां पर जारी है, वैसे ही थम जाएंगे, या फिर आपको लग रहा है कि ये आने वाले वक्त में एक हमले की शक्ल लेंगे? क्या एटम बम बनाने की तरफ क्या ईरान जा रहा है, जिसकी बात लगातार होती रही है? और खामनेई जो है उनको लेकर खतरा कितना बढ़ रहा है? हालांकि मेरे कई सवाल हैं इसमें एक सवाल में, लेकिन अगर आप इसको नटशेल में समझा सकें। नहीं, देखिए मैं आपको बताऊं कि खामनेई तो टारगेट हैं और खामनेई को ये लोग टारगेट करेंगे। इन लोगों की थिंकिंग ये है, वेनेजुला से पहले से है, लेकिन वेनेजुला से और जिसको ये प्रचारित कर रहे हैं कि अगर चीफ को उठा लो या चीफ को मार दो तो पूरा जो स्ट्रक्चर है ढह जाए। अब ये ईरान के केस में 12 दिन के युद्ध में इन्होंने यही कोशिश की थी, ऊपर की आर्मी लीडरशिप उड़ा दी थी, लेकिन वो सफल नहीं हुए। अब ये कह रहे हैं क्योंकि खामनेई पे टारगेट नहीं किया इसलिए सफल नहीं हुए, इसलिए खामनेई पे टारगेट करो। ये हो सकता है, ये संभावना है, और इसीलिए वहां के लोग कह रहे हैं कि अगर ऐसा हुआ तो फिर एक दूसरी तरह की लड़ाई शुरू हो जाएगी। दूसरी बात यह है कि देखिए प्रोटेस्ट पूरी तरह से कंट्रोल में आ जाएंगे, कुछ ना कुछ छिटपुट होता रहेगा अभी, हालांकि उसी बीच अमेरिका अटैक भी कर सकता है। और एक और संभावना कि ईरान भी इस बार प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक कर सकता है, और ईरान की ये पॉलिसी एक बन रही है कि हम जो अमेरिका के बेसिस हैं इराक और सीरिया में, उन पे हम बाद में हमला करें, इजराइल पे पहले कर दें, क्योंकि ईरान के पास अब जस्टिफिकेशन है। ईरान ये कह रहा है कि जब मोसाद और के लोगों ने अंदर आके हमारे सिटीजन्स को मरवाया एक बड़े पैमाने पर, क्योंकि करीब 50 से 60 ईरान की पैरामिलिट्री फोर्सेज और इस तरह के लोग मारे गए हैं, क्योंकि बड़ी संख्या है, और उसके सिटीजन भी मारे गए। तो उन्होंने कहा है कि अगर ये वो कर सकते हैं तो हम उन पे भी हमला कर सकते हैं, प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक। कभी भी ईरान ने प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक नहीं की है, ये उनका डॉक्ट्रिन नहीं है, लेकिन वो चेंज हो सकता है, ऐसी स्थिति में फिर एक उधर हिजबुल्लाह भी एक्टिव हो जाएगा, इधर जो हमास है गाजा में वो अपने टनल से निकल सकता है, फिर एक ऑल आउट वॉर मिडिल ईस्ट में होगी। ये देखिए दो संभावना जी। ये आपने बहुत इंटरेस्टिंग बताया, और इसी से जुड़ा मेरा एक सवाल जो बार बार ये कहा जा रहा है, अमेरिका ने जिस तरह से अपने डिफेंस का बजट बढ़ाया है और यूरोपियन कंट्रीज ने जो एडवाइजरी जारी की है, इसको आप कितना खतरनाक आप मान रहे हैं? क्या दुनिया में जिस तरह की सिचुएशन पैदा हो रही है,
उसमें और मिडिल ईस्ट में जिस तरह के हालात पैदा हो रहे हैं, इसको आप कैसे को रिलेट करेंगे? लास्ट आपसे क्वेश्चन। देखिए, दुनिया में अब अमेरिका, और हम आपके चैनल पे बोलते रहे हैं कि दुनिया में दो पोल्स हैं, अमेरिका, इजराइल, नेटो, और रशिया, चाइना, ईरान। तो अब ये जो पोल है अमेरिका वाला, ये अब ये फाइनल डोमिनेंस की तरफ जा रहा है कि अब हम खुल के खेलेंगे। हम प्रेसिडेंट को उठा लेंगे, अगर कोई प्रो रशिया हुआ, प्रो चाइना, प्रो ईरान, जैसे मदुरो को उठा लिया। उसके बाद आज ट्रंप ने डिक्लेयर कर दिया कि मैं एक बकायदा उसका विकिपीडिया में एक वो आया है कि हम वेनेजुएला के एक्टिंग प्रेसिडेंट है। अब आप सोचिए ये लेवल। उसके बाद ये लोग जो है रशिया, चाइना और ईरान को कंटेन करने की तरफ खुल के ये लोग बढ़ गए आगे। तो इसलिए ऐसी पूरी सिचुएशन में मतलब एक खूनी जंग के अलावा और रास्ता क्या है? क्योंकि अगर आपने इनको एक्सेप्ट किया तो ये फिर वेनेजुएला की तरह आपको झुकाएंगे, आपको पूरी तरीके से आपके संसाधनों पे कब्जा करेंगे। और आपको एक और अजीब बात बताएं, एलॉन मस्क का रोल इसमें पूरा एक सामने आया कि अब उसकी बहुत लंबी कहानी हो जाएगी, क्योंकि एलॉन मस्क उनका अपना एक अलग इंटरेस्ट है रेयर अर्थ मेटल्स ईरान के एक्वायर करने में। हाँ, पूरा उनका इन्वॉल्वमेंट सामने आया, इसीलिए एक्स में भी। तो अब आप देखिए ऐसी सिचुएशन में, ये देखिए अभी क्या है, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर चल रही है, लेकिन हमने भी दुनिया में साइकोलॉजिकल वॉरफेयर इतनी इंटेंस नहीं देखी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के पहले भी जो साइकोलॉजिकल वॉरफेयर चली जर्मनी और वेस्ट के और सबके बीच, इतनी इंटेंस नहीं थी। ये बहुत ही इंटेंस है, ऐसी साइकोलॉजिकल वॉर जिसमें लोगों की हत्याएं हो रही है, ये हो रहा है, लेकिन वो साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है। अभी सीधे सेनाएं नहीं भिड़ी, ये चल रहा। अब ये कब हॉट वॉर में बदल जाए कोई नहीं कह सकता, और ये बदलेगा। जी बिल्कुल, और ये हालात इस तरह के पैदा हुए हैं और वक्त की कमी है, वरना मैं ये भी जानती थी कि जानना चाह रही थी कि भारत का रोल इसमें क्या हो सकता है, क्योंकि पूरा का पूरा तेल का ये खेल है। और अमेरिका ने जिस तरह से भारत पर प्रेशर बनाया हुआ है और जिस तरह से लगातार मोदी को लेकर जो कुछ कहते रहते हैं, इस पर भी हम बात करेंगे आने वाले कुछ और हम सेगमेंट्स में और आने वाले शोज में, क्योंकि ये यहाँ पर थमने वाला नहीं है। साफ तौर पर दिख रहा है आने वाले 24 से 48 घंटे ईरान के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने जा रहे हैं। आगे ये जो पूरी सिचुएशन है, ये प्रोटेस्ट है, हम ये कह सकते हैं कि जो पूरे प्रो गवर्नमेंट और एंटी गवर्नमेंट जो वहां पर चल रहे हैं, वो आगे किस तरह का रूप लेते हैं, इससे बहुत कुछ डिसाइड होने जा रहा है, न सिर्फ ईरान बल्कि पूरी दुनिया में। बहुत बहुत शुक्रिया अमरीश जी, आपका कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया आप तमाम दर्शकों का भी। नमस्कार।